नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीआईसी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो स्मार्ट स्टडी में ये आपको बहुत ही बेहतरीन ज़रिया मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रख सकते हैं। और अगर आपने अपने सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट नहीं किया है और आपने अगर सिलेबस पूरा पढ़ा नहीं है तो यही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक मेंबर बन सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस। और अगर आप बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1 और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये तो थी सामान्य सी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। चलिए तो आज की सीरीज का सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्मेथेकी इज फेरिटिमा आर सिचुएटेड इन, यानी कि स्पर्मेथेकी पोर्स जो है वो फेरिटिमा यानी कि अर्थवॉर्म के किस सेक्शन में, किस सेगमेंट में सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, आपको बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी है आपका 9th, 10th, 11th एंड 12th सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2nd, 3rd, 4th एंड 5th सेगमेंट और ऑप्शन नंबर डी है आपका 4th, 5th एंड 6th एंड 7th सेगमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्पर्मेथेकी पोर्स होते हैं वो 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है यहाँ पर कि थर्ड जो सेगमेंट होता है, थर्ड वाले सेगमेंट के अंदर बक्कल कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, बक्कल कैविटी आप सभी को पता होगा। बक्कल कैविटी जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारा माउथ है, जहाँ पर हमें टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें हमारे माउथ में जहाँ मिलती है, हमारे मुख गुहा में जो मिलती है, यही आपकी जो बक्कल कैविटी कहलाती है, यानी कि जो मुख गुहा होती है उसे हिंदी में इंग्लिश में बक्कल कैविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि 7th जो सेगमेंट होता है, 7th वाला, ये यहाँ पर ईसोफेगस प्रेजेंट होती है, जिसे कि फूड पाइप कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, 8th जो आपका सेगमेंट है, यहाँ पे 8th सेगमेंट में गिजर्ड पाया जाता है और 9th वाले सेगमेंट में 9th से लेकर के 14th सेगमेंट में इन सभी में आपको नज़र आएगा स्टमक, यानी कि जो स्टमक यानी कि अग्नाशय होता है, ये 9th से लेके 14th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो आपका फेरिटिमा है यानी कि जो केचुआ है, ये किसको बिलोंग करता है, तो ये फाइलम एनिलिडा को बिलोंग करता है। ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी आप अपने एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप आंसर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं, कई सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे कहते हैं कि मैम कॉन्सेप्ट मत बताया कीजिए, आंसर बताया कीजिए। तो बेटा प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखिए जब आप क्वेश्चन आपको पता है, आंसर आपको पता है, ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो वो सही है। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसे हर फैसिलिटी मिली हो सकता है उसने सिलेबस ना कंप्लीट किया हो। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जब आप प्रिपेयर करते हैं तो ये आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। और अगर आपने उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाया स्टडीज़ को ले करके, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा ज़रिया मिलता है जिससे आप अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर अपने कॉन्सेप्ट लर्निंग को भी देते हैं इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा एक बूस्टअप होगा आपके नॉलेज के लिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज मीन फॉर, यानी कि केचुओं में जो टिफ्लोसोल होता है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर बी है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकोमोशन और ऑप्शन नंबर डी है आपका रिलीज ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों का विसर्जन।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो टिफ्लोसोल जो होता है बेसिकली देखिए अर्थवर्म के अंदर जो ऐसे ईसोफेगस जाता है, फिर यहाँ पे आपको चौड़ी सी नाल नज़र आएगी आहार में, ठीक है। ये जो होता है आपका ये टिफ्लोसोल होता है, ठीक है, और ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो टिफ्लोसोल जो होता है केचुए में इसका कार्य होता है पाचन तथा अवशोषण, ठीक है। इसके साथ ही अमाशय जो आंत अमाशय से काफ़ी चौड़ी होती है, जो आपका टिफ्लोसोल है ना, ये आंत और अमाशय दोनों से काफ़ी चौड़ी होती है और ये 15वें खंड में प्रेजेंट होती है, यानी कि 15वें खंड में उपस्थित होता है क्या, टिफ्लोसोल, ठीक है। और 15वें खंड से प्रारंभ करके गूदा तक फैली लंबी नाल होती है टिफ्लोसोल, और इसकी जो दीवार होती है वो काफ़ी पतली होती है, यानी जिसको लेयर आउटर लेयर होती है काफ़ी पतली होती है। और इसके अधिकांश भाग यानी इसके जो मेजर सेगमेंट्स होते हैं यानी कि 27वें खंड के प्रारंभ से अंतिम 34 से लेकर के 35 सेगमेंट तक ये फैला हुआ होता है, ठीक है। और देखिए इस एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इसे अंतर्भजन या फिर आंत्रवलन या फिर टिफ्लोसोल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टिफ्लोसोल को हिंदी में आंतभंज या फिर आंत्रवलन या फिर टिफ्लोसोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म, यानी कि केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है डिगिंग सॉइल यानी कि मिट्टी खोदना। ऑप्शन नंबर बी है आपका एज सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदी अंग की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए केचुआ में जो प्रोस्टोमियम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मिट्टी को खोदना। इसके साथ ही वो संवेदी अंग के रूप में यानी कि सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। प्रोस्टोमियम होता कहाँ है तो देख लीजिए एक बार इमेज की हेल्प से। तो ये क्या है आपका बेटा, यह आपका अर्थवर्म है, ठीक है, ये अर्थवर्म है। और अर्थवर्म का ये क्या है, आगे का सेक्शन है, ठीक है। और ये होता है आपका प्रोस्टोमियम, ठीक। और ये है यहाँ पे पेरिस्टोमियम, ठीक। प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम के बिल्कुल अपर सेक्शन पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑस्कुलम यानी कि ओपनिंग एक कैविटी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही कई सारे सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर। इन सेगमेंट्स के बाद आपको एक छल्ले नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है, ठीक है। और क्लाइटेलम का भी एक अपना ही फंक्शन होता है जिसे हम इसी आज की वीडियो में ही आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोस्टोमियम का कार्य होता है वो होता है खुदाई करना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि केचुआ में स्पष्ट शीर्ष नहीं होता और शरीर के प्रथम खंड में परितुंड जिसे पेरिस्टोमियम कहा जाता है ये प्रेजेंट होता है। इसके छोर पर अधर तल की ओर मुख द्वार होता है तथा पृष्ठ तल की ओर एक छोटा सा छल्लेनुमा मांसल पिंडक होता है जिसे मुखाग्र या फिर प्रोस्टोमियम कहा जाता है। प्रोस्टोमियम मुख द्वार को ढकता हुआ आगे निकलता है तथा यह स्पष्ट है कि यह शरीर का खंड नहीं होता, यानी कि शरीर के सेगमेंट्स में से एक ये नहीं है, यह अलग से बॉडी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्लोराइगोगन या आप इसे कह सकते हैं क्लोराइगोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि केचुए की जो क्लोरोगैगन कोशिकाएं होती हैं ये कशेरुकी की किस रचना में कार्यों में समरूपता से होती हैं, ठीक, यानी समरूप होती हैं। अब देखिए हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हो जा रहा है तो थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हम आपसे ये बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरागोगन जो सेल्स होती हैं ये ह्यूमन बींग्स में यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके किस ऑर्गन को रिजेंबल करते हैं, किस ऑर्गन से मिलता जुलता ये काम करती हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका किडनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीवर, यानी कि क्लोरागोगन जो सेल्स होती हैं ये लीवर की तरह फंक्शन करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको एस्टेरिक मार्क लगा लेना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन आ चुका है और पूरी उम्मीद है कि आप अपने या तो 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें देखें या फिर जो आपका 7 या 8 तारीख को हो रहा है टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम उसमें ज़रूर देखेंगे, ठीक है बेटा। जिसमें भी हम एस्टेरिक आपको मार्क लगाने के लिए कहते हैं ना वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पर आपको बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है।
उन क्वेश्चन पे, उनके आंसर्स पे और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि केचुआ में जो क्लोरोगोगन कोशिकाएं होती हैं, ये कशेरुकी की जो लीवर होता है यानी कि जो यकृत होता है, इसकी रचना व कार्यों के समरूप होते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो केचुआ है उसमें अमोनिया और यूरिया जो होता है, इसका संश्लेषण मुख्यतः होता है और किसके द्वारा होता है, इन क्लोरोगैगोन सेल्स के द्वारा, ठीक है। ये कोशिकाएं कशेरुकियों में यकृत कोशिकाओं की भांति आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड और एमिनो हरण तथा डीएमिनेशन का कार्य करती हैं और शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन बनने के बाद यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर रुधिर के द्वारा यानी कि देह गुहा यानी कि जो बॉडी में सिलोम या जो कैविटी होती है, इसके थ्रू शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ जो बॉडी कैविटी होती है उसमें कई प्रकार की फ्लूइड्स पाए जाते हैं और इन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये छोटी छोटी वक्र नलिकाओं यानी कि लिवर की जो सेल्स होती है, इनके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है और ग्लूकोज आदि जो लाभदायक पदार्थ होते हैं इनको पुनरावशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा बॉडी में रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुओं में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत अदा करता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। अगर आपको आंसर पता है और आपने आइडिया लगा लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ऑप्शंस आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एपिडर्मल सेल यानी कि बाह्य त्वचा कोशिका। ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लेम सेल्स यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी है आपका म्यूकस सेल्स यानी कि श्लेष्मल कोशिकाएं और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लोरेगोगन सेल्स यानी कि रेणुपीत कोशिकाएं, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और हमने काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम आपको कहते हैं कि जब भी आप आंसर बताते हैं ना और कमेंट बॉक्स में जो आप लिखते हैं तो इससे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि आपका नाम कमेंट बॉक्स में आता है। दूसरी चीज़ कि जब आप आंसर लिखते हैं और अगर आपको पता है तो दूसरे बच्चों को भी जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी आंसर पता करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को कभी भी वेस्ट ना जाने दें और अपनी नॉलेज को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करिए। क्लास में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाते हैं और आपको मौका मिलता है बोलने का तो ज़रूर बोलिए, ठीक है। अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना सीखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इन अर्थवर्म द क्लोरेगोगन सेल्स आर। अब आपको बताना है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोगैगोन सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए ऑप्शंस तो को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डाइजेस्टिव, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेंसरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्सक्रीटरी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सक्रीटरी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में ही और वो ये था कि क्लोरोगैगोन सेल्स जो होती हैं ये लीवर की तरह फंक्शन करती हैं। दैट मीन्स कि ये डीएमिनेशन का कार्य करती हैं यानी कि केचुए की बॉडी में जो भी अमोनिया लाइक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो यूरिया लाइक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सभी को बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करती हैं, क्लोरोगैगोन सेल्स करती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच्ड है यानी सही तरीके से मैच है, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन। सबसे पहला आपका ऑप्शन है बोट्रियोइडल टिश्यू और उसके सामने दिया हुआ है नरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लोरेगोगन टिश्यू जिसके सामने दिया है आपका अर्थवर्म, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोसील जिसके सामने दिया है आपका फ्लैट वर्म्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका एम्बुलैक्रा जिसके सामने दिया है आपका राउंड वर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्लोरोगैगोन सेल्स होते हैं या क्लोरोगैगोन जो टिश्यू होते हैं वो अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज। आपको बताना है कि जो केचुआ में क्लाइटेलम होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो
अभी हमने डिस्कस किया था, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे आपसे कहा था कि जो क्लाइटेलम होता है इसका कार्य क्या होता है, इसकी कैसी संरचना होती है, इसके बारे में आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉपुलेशन यानी कि मैथुन। ऑप्शन नंबर सी है आपका कोकून फॉर्मेशन और कोकून निर्माण। और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोकोमोशन यानी कि गमन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोकून फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लाइटेलम प्रेजेंट कहाँ होता है। तो कुछ सारे सेगमेंट्स के बाद आपको नज़र आएगा, देखिए 14, 15 और 16वीं जो सेगमेंट्स होते हैं, ये 14, ये 15 और ये 16, इन सभी को कवर करने वाला जो थिक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू मेड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्लाइटेलम बोला जाता है। ठीक है, क्लाइटेलम। ठीक, और ये क्लाइटेलम जो होता है, अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कुछ कि केचुए में जो क्लाइटेलम का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कोकून निर्माण करना। ठीक है, मैथुन के बाद यानी कि कॉपुलेशन के बाद अंड निक्षेपण, जिसे ओविपोजिशन भी कहा जाता है, एवं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। यानी कि कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और ओविपोजिशन का जो प्रोसेस है ये होता है, और ये दोनों क्रियाएं एक ही थैलीनुमा कोकून में होती हैं। ठीक है, थैलीनुमा, थैली किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइटेलम की। ठीक है, अब देखिए क्लाइटेलम जो होता है ये 14, 15 और 16वें खंड में पाया जाता है, और एपिडर्मिस में ग्रंथियल कोशिकाओं के द्वारा कई लेवल्स में कवर्ड होता है। ठीक है, अतः यानी कि जैसे ही एपिडर्मिस जो होती है वो मोटी होकर के थोड़ी सी लच्छेदार हो जाती है, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका केचुआ है। ठीक है, और इसके किनारे क्लाइटेलम के बाहर जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एपिडर्मल सेल्स, पूरे तरीके से कवर करके रखती हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे इनका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तो इनकी यही सारी सेल्स जो होती है ना, ये थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, और मोटी होने के बाद ये सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये हवा के संपर्क में आने के बाद ये सिकुड़ना शुरू करती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अंडवाहिनी पर एक दबाव पड़ता है, यानी कि ओविडक्ट के ऊपर एक दबाव पड़ता है, और मादा जनन छिद्र से अंडाणु जो होते हैं यानी कि ओवम जो होते हैं वो निकल कर कोकून में भर जाते हैं। ठीक है, और कोकून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां केवल इन्हीं खंडों में यानी कि 14, 15, 16 खंडों में पाई जाती हैं, जो कि इस क्लाइटेलम के नीचे होती हैं। तो यहाँ से अंडा निकल करके इसमें क्लाइटेलम में भर जाता है या चिपक जाता है, और उसके बाद ये जो होता है कीचुआ इसको धीरे धीरे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकते खिसकते इस क्लाइटेलम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और जहाँ पे रेंग कर गया है वहीं पे इसे छोड़ देता है, और वहीं पर ढेर सारे जो केचुआ होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। एक बात और कि केचुआ यानी कि अर्थवर्म जो होता है उसको फेरिटिमा पोस्टुमा कहा जाता है, और ये एक हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल एनिमल है, यानी कि फीमेल और मेल गैमेट दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि अर्थवर्म यानी कि केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग यानी कि पीसने की मशीन कहलाता है। ठीक है, पीसने का मशीन केचुए का कौन सा ऐसा आहार नाल का हिस्सा है, कौन सा ऐसा अंग है जो पीसने की मशीन कहलाता है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। ऑप्शन नंबर सी है आपका गीजर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका गीजर्ड। ऑप्शन नंबर सी है आपका कैल्केरियस ग्लैंड्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इंटेस्टिनल सिके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीजर्ड। ठीक है, गीजर्ड एग्जैक्टली होता कैसा है, तो ये देखिए कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटे छोटे आपको टफ टिश्यूज नज़र आएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ से उसकी इसोफेगस से एंटर करता है सबसे पहले इस गिजर्ड में भर जाता है, और उसके टफ टिश्यूज़ के द्वारा ये जो भी खाता है वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको केचुए में पीसने की मशीन कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि केचुए के 8वें और 9वें खंड में आहार नाल फूल कर एक कड़ी व गांठ जैसी अंडाकार संरचना बन जाती है, जिसे गीजर्ड या फिर द्वितीय पक्वाशय कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मोटी सी और दृढ़ व सख्त होती है इसकी दीवार यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और बर्तूल पेशियाँ जो होती हैं उसी के द्वारा ये बनी हुई होती हैं। ठीक है, गीजर्ड भोजन को पीसने का कार्य करता है, और इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइल सीका ग्रंथि व संवाहित होने इसमें होते हैं, और इसमें विलाई
भी होते हैं, थोड़े थोड़े गैप्स में आपको यहाँ पे विलाई भी नजर आएंगे। ठीक है, विलाई क्या है, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं विलाई, जो कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं, तो वही फंक्शन भी यहाँ पर होता है। यानी कि जो पृष्ठ, हिंदी में आप क्या कहेंगे उसको, सरफेस एरिया को आप जो भी कहेंगे, कि क्या कहेंगे आप सरफेस एरिया को, पृष्ठ तनाव, शायद क्षेत्रफल ऐसा कुछ कहते हैं, मतलब अपने से समझ लीजिए कि आप सरफेस क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो है वो विलाई जो होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, और वही फंक्शन यहाँ पर भी होता है, किसमें, अर्थवर्म में। ठीक है, तो यही इसका फंक्शन होता है। अब देखिए, अमाशय की भित्ति के अंदर, यानी कि जो स्टमक है उसकी इंटरनल लेयर में कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि चौक के समान पदार्थ स्रावित करती हैं। यानी कि यहाँ पर अंदर की तरफ एक कैल्केरियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि वाइट चौक पाउडर की तरह एक सब्सटेंस हो, जो कि रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं, जो भोजन युक्त मिट्टी से बनते हैं, और इसके बाद भोजन आंत्र से बाहर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जाना बेहद ही ज़रूरी था। क्लाइटेलम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके गीजर की बात कर रहे हैं तो 8th और 7th सेगमेंट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सेगमेंट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी आपको इक्वली ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेगमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी में ज़रूर देखेंगे आप, या फिर आपके पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन आपके टीजीटी 2002 में आ चुका है, और टीजीटी ईयर 1999 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन 2 साल पूछा जा चुका है। तो पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में देखेंगे, तो आप 31 तारीख को देखेंगे या फिर 7 और 8 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, सॉरी वो क्वेश्चन आपका दोबारा से आ गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉडी पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, यानी कि केचुए में जो रक्त रजक होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, रक्त रंजक होते क्या है। चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेमिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइनिन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये हो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। अब आप थोड़ा सा अमेज्ड फील करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ह्यूमन ब्लड का भी एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि केचुओं में एक जो रक्त रंजक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे एरिथ्रोक्विनॉन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, एरिथ्रोक्विनॉन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि केचुओं के शरीर में जो रुधिर वाहिनी होती हैं उनका एक विशाल विकसित एक तंत्र आपको नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको नजर आएगा, यानी कि विकसित बंद और रुधिर संवहन तंत्र जो होता है यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, नेक्स्ट थिंग जो है आपको जानना इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रुधिर का रंग होता है वो रेड होता है। अगर आप केचुओं को कभी देखें खेत में कोई काम कर और केचुआ कट जाए तो उनमें से बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ही रेड कलर का फ्लूइड जो है वो बाहर आता है। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। एक और चीज़ जान लीजिए कि कशोरिकों में, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें, इनके विपरीत केचुओं में हीमोग्लोबिन लाल रंग का जो रुधिर है, रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि जो ब्लड पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, केचुए में भी यही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज इन्हीं के अंदर जो है जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अर्थवर्म की प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, सेल में नहीं। ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसके बजाय कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, यानी कि केचुआ में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूरिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अमोनिया एंड यूरिया।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमोनिया एंड यूरिया। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि केचुआ के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो होते हैं आपके NH3 यानी कि यूरिया और NH3 यानी कि अमोनिया और यूरिया, ठीक है। अब इनमें देखिए नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए एक अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिसे उत्सर्जिकाएं अर्थात नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है। नेफ्रिडिया क्या है? एक्सक्रीटरी, देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है किसके अंदर? अर्थवॉर्म के अंदर। जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है तो किडनी का ही ये फंक्शन करते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। अमोनिया तथा यूरिया जो होते हैं वो जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं, यानी कि अमोनिया और यूरिया जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। यूरिया का उत्सर्जन पक्षियों में होता है और यूरिक एसिड जो होता है ये उसका उत्सर्जन करके ये शरीर में जल की जो हानि होती है उससे रोकते हैं, ठीक। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो चिड़िया होती है ये कभी भी टॉयलेट नहीं करती, ठीक है। इसके बजाय इनकी बॉडी से वाइट कलर का जो अमोनिया है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ व्हाट, यानी कि हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। ऑप्शन नंबर सी है आपका रैबिट यानी कि खरगोश और ऑप्शन नंबर डी है आपका पीजन यानी कि कबूतर। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थवॉर्म, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन केचुए के रक्त प्लाज्मा में यानी कि ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है, जो हमने बिल्कुल अभी डिस्कस किया, ठीक है। और हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका जो ब्लड का जो फ्लूइड है वो रेड कलर का नजर आता है, ठीक है। प्लाज्मा में वर्णवहित यानी कि वर्णवहित कणिकाएं जिन्हें आप नॉन पिगमेंटेड कॉर्पसल्स कहते हैं ये होते हैं, ठीक है। और इस शरीर के श्वेत रक्ताणुओं के समान होते हैं, यानी कि जो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर WBC पाई जाती है वैसे ही जो अर्थवॉर्म्स हैं उनके अंदर भी अनपिगमेंटेड जो होती है नॉन पिगमेंटेड सेल कॉर्पसल्स पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका टेस्टिस सैक इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट, यानी कि केचुआ के वृषण कोश किन खंडों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है 13 और 14। ऑप्शन नंबर बी है आपका 9 और 10। ऑप्शन नंबर सी है आपका 11 और 12 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 और 11, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है आपका यह है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए आपसे सेगमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे अभी कहा था कि जितने भी सेगमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है, ठीक है। या तो अपने PGT में देखेंगे, ये डेफिनेट है, आप अपने TGT में देखेंगे, चाहे आपका 31 वाला हो, 7 वाला हो, 8 वाला हो या 18 का, चाहे जो भी आपका हो, या फिर आपके GIC अल्टीग्रेड में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि हर इंसान जो हर बच्चा है ना वो सेगमेंट्स याद नहीं कर सकता और वो आपके डिफ़िकल्टी लेवल को देख कर ही आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप एस्टेरिक मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10th और 11th खंड में सेगमेंट में पाए जाते हैं टेस्टिस सैक, ठीक है। अब देखिए केचुआ जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और ये द्विलिंगी होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल, ठीक। इसका मतलब प्रत्येक केचुए में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 10वें और 11वें सेगमेंट के अंदर जो वृषण होता है खंडों में अमाशय के अधर तल की ओर एक एक द्विपालित थैलीनुमा वृषण कोश पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। और 11वें सेगमेंट के अंदर जो शुक्राशय होता है ये पाए जाते हैं और 13वें खंड के अंदर जो है एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय मतलब क्या होता है? अंडाशय मतलब होता है जिसमें अंडे का आशय, जिसमें अंडा स्टे करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाशय मतलब होता है ओवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थवॉर्म रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स, यानी कि जो केचुआ होता है वो किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है ये आपको बताना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ए लाइट,
ऑप्शन नंबर बी है ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी है आपका केमिकल्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि केमिकल्स। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि केंचुओं में जो सुविकसित संवेदी अंग होता है या ग्राहक अंग होता है या जिसे आप इंग्लिश में रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, तो केंचुओं में जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है ये हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है। और ये केमिकल्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करता है, यानी कि आपका केंचुआ है और यहाँ पे केमिकल आपका कुछ है, ठीक है। तो ये केंचुआ क्या करेगा, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि केंचुए की देह भित्ति में एपिडर्मिस में जगह जगह स्तंभी और सक्रिय संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो केंचुए की जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, इस बॉडी कैविटी के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं एक ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। और इन्हीं के अंदर आपको देखिए ऐसे ग्रुप्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपको उपचर्म पर कुछ उभरी हुई सी रेखाएं हैं जो दिखाई देंगी और प्रत्येक समूह में कई अलग अलग संवेदी कोशिकाएं, यानी कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है। मान लीजिए इतना ग्रुप है, अच्छा एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए, देखिए ऐसा, ठीक है। यहाँ ग्रुप में आपकी पाई जा रही सेल्स, ठीक है, सेंसरी सेल्स यहाँ पे पाई जा रही, यहाँ पे पाई जा रही है, गुच्छे में आपको नजर आती हैं, ठीक है। और प्रत्येक समूह में कुछ पृथक संवेदी कोशिकाएं होती हैं, यानी कुछ अलग टाइप की संवेदी यानी कि सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। इनको स्वतंत्र सिरों पर संवेदी रोम यानी कि सेंसरी हेयर्स के रूप में भी जाना जाता है। और बिल्कुल सेंट्रल में जो होता है वो होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और इनके बेस में तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। ये मतलब ये देखिए आपकी क्या है, सेंसरी सेल्स, इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स आपको नज़र आएंगे। ये हेयर्स क्या होते हैं, ये हेयर्स का काम क्या होता है कि ये सेंसरी जो मतलब सेंसेशन जो होती है उसको अभी ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं तंत्रिका तंतु के यानी कि नर्वस टिश्यू के, ठीक है। ये स्पर्श ज्ञान तथा रासायनिक ज्ञान के संवेदक होते हैं और ये स्पर्श से ही नहीं बल्कि आसपास की भूमि पर अन्य जो जंतु के चलने फिरने से उत्पन्न कंपन होता है, जो वाइब्रेशंस होती है, ये इन हेयर्स के द्वारा, ये जो केंचुआ होता है, जो अर्थवर्म होता है, ये जो पेरिफेरिटिमा पोस्टुमा होता है, ये इन्हें महसूस कर सकता है, ठीक है। तो सेंसेशन किसके कारण फील करता है, मान लीजिए साइड में कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई और ऑर्गेनिज्म जैसे कि मेंढक चल रहा है, तो केंचुए के जो हेयर्स होते हैं इनको महसूस हो जाता है, ये जो अर्थ की जो आसपास की ये जो ऑर्गेनिज्म के आसपास की जो वाइब्रेशन है इसके थ्रू अपने बॉडी को रिएक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ा सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन, यानी कि केंचुए में अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 8th एंड 9th सेगमेंट यानी कि 8वां और 9वां खंड। ऑप्शन नंबर बी है आपका 14 और 16वां खंड। ऑप्शन नंबर सी है आपका 13वां खंड और ऑप्शन नंबर डी है आपका 12वां और 13वां खंड। तो अब आपको बताना है कि अंडाशय यानी कि जो ओवरीज होती हैं ये केंचुए के कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13वां सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए केंचुए में जो अंडाशय होते हैं वो 13वें खंड में लटके हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एक जोड़ी यानी कि टोटल आपको एक जोड़ी यानी कि 2 जो ओवरीज हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। जबकि 10वें और 11वें में जो 10वां और 11वां जो खंड है इनमें वृषण यानी कि टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक जोड़ी यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और देखिए 14वें से लेकर 16वें खंड तक यहाँ पर आपको क्लाइटेलम जो है, क्लाइटेलम की प्रेजेंस दिखाई देगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। हमने पहले भी आपसे कहा कि जितने भी आपके सेगमेंट वाले क्वेश्चन है उसको आपको एस्ट्रिक मार्क करना है, क्योंकि ये तो आपके या तो टीजीटी के लिए या तो पीजीटी के लिए या फिर एलटी ग्रेड के लिए या फिर जीआईसी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके राजस्थान पीएससी में और पीजीटी बायोलॉजी 2011 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस की हमने बात करी थी, तो टेस्टिस जो होता है वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने बात की थी, डिस्कस किया था कि टेस्टिस जो होता है वो 10वें और टेस्टिस जो होता है वृषण वो 10वें से 11वें जो सेगमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ओवरीज प्रेजेंट होती है 13वें सेगमेंट में, यानी कि इनके ठीक बीच में 10,
फिर 13 और फिर 14, ठीक, यानी कि इनके ठीक बीच में प्रेजेंट होती है ओवरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन विच सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म सीटे आर एब्सेंट, यानी कि जो अर्थवॉर्म होता है, जो केचुआ होता है, उसके किन खंडों में शुकों का अभाव होता है। तो देखिए, सबसे पहले ए है आपका फर्स्ट, बी है आपका लास्ट, सी है आपका फर्स्ट और 13th है आपका जो सेगमेंट है वो देखिए 13 सेगमेंट, डी है आपका 14, 15 और 16 सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए सी, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए बी सी और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए बी और डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी और डी जो होते हैं टोटल, इनमें केचुए के शरीर में एक सीटी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ए बी और डी जो होते हैं इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर जो सीटें होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सीटी क्या होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि केचुए के पूरे शरीर में छोटे छोटे महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सीटे कहा जाता है। कैसे, ये आपका केचुआ है और इसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर सेगमेंट्स में यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें सीटे कहा जाता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए किसी ग्लास पे चढ़ रहे हैं या मान लीजिए सीढ़ी है आपकी, और सीढ़ी पे क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा कि जो केचुए हैं उस तरीके से ऊपर आपकी सीढ़ी पे चढ़ते नजर आएंगे और सीढ़ी चढ़ के धीरे आगे आगे पहुंच जाते हैं। अब तो आप कहेंगे कि इनके पास पैर नहीं होते तब भी ये सीढ़ियाँ चढ़ जा रहे हैं ना, तो किसी कारण चढ़ जा रहे हैं, इन सीटी के कारण। ये सीटी क्या करता है, सरफेस पर चिपकने का काम करता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हर सेगमेंट में ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके जानने के लिए। सीटी बाहर नहीं प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अ मल्टी सेल अ रिंग ऑफ मल्टीसीलिएट जूगोनिडियम इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि एक बहुपक्षाभी जूगोनिडियम कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका जिग्नेमा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओइडोगोनियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडोगोनियम, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बहुपक्षाभी यानी कि मल्टीसीलिएट, यानी कि ये जो आपका जूगोनिडियम है इसमें कई सारे जो सीलिया हैं वो पाए जाते हैं, तो ये किस में पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर अभी आपने देखा ओडोगोनियम। ओडोगोनियम क्या है आपका, एक शैवाल है, यानी कि क्या है, एल्गी, ठीक। इनमें बहुपक्षाभी यानी कि मल्टीसीलिएटेड जूगोनिडियम पाया जाता है और ये जूगोनिडियम एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक छल्ले के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओडोगोनियम जो होता है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला एक शैवाल है और ये जलीय पौधे यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उनसे होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ा होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स दैट आर नॉन मोटाइल आर टर्म्ड एज, यानी कि अलैंगिक बीजाणुघानी बीजाणु जो अचल होते हैं ये कहलाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए कोनिडिया, ऑप्शन नंबर बी है जूस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका एजाइगोस्पोर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका एप्लानोस्पोर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, ये आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बढ़िया मोड होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि मूव नहीं कर सकते। इनमें फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड होता है, इसे एप्लानोस्पोर्स के द्वारा मूवमेंट एप्लानोस्पोर्स के द्वारा दोबारा से यहाँ पे एक वेजिटेटिव जो थैलस है उसका जन्म होता है और इसीलिए इसे अलैंगिक जनन या फिर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सेस यानी कि जो गैमेट्स हैं इनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानने के लिए ज़रूरी था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, यानी कि जो आयोडीन है वो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है लैमिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओइडोगोनियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्टोकार्पस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए
लैमिनेरिया जिसको कि कैल्प भी कहा जाता है, तो इसी से आयोडीन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि निकाला जाता है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि लैमिनेरिया जिसको एस्कोफाइलम भी कहा जाता है यानी कि भूरे शैवाल, यानी कि आप क्या कहेंगे, भूरे शैवालों को फियोफाइसी। ठीक, इनमें आयोडीन जो होता है इन्हीं से प्राप्त किया जाता है, किससे, लैमिनेरिया से। ठीक, दूसरा देखिए यूलोथ्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो यूलोथ्रिक्स भी एक प्रकार का शैवाल होता है जो प्रायः धीरे धीरे बहने वाले अलवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी कि जो ऐसा पानी जिसके अंदर की सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता उस पानी में प्रेजेंट होता है, जो कि धीरे धीरे बहते हैं। ठीक है, अब ओडोगोनियम की देख लीजिए। तो ओडोगोनियम जो होता है ये भी क्लोरोफाइसी वर्ग का एक शैवाल है, एक एल्गी है, और ये भी एक अलवणीय जल जो होता है उनमें, यानी कि ऐसा पानी जिनके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन या तो कम है या फिर उनमें सॉल्ट है ही नहीं, ऐसे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो तालाबों और पोखरों में किसी तालाब या पोखर के जो बेस होते हैं उन्हीं में ये सब चिपके रहते हैं। कौन, ओडोगोनियम। ठीक है, चौथा देखिए एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की बात करी जाए तो एक समुद्री शैवाल है और इनकी कुछ जातियां जैसे कि एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस, और देखिए इनका एक जो स्पीशीज़ है एक्टोकार्पस की, एक स्पीशीज़ ऐसी है जो कि मछलियां जो होती हैं उनके पंखों यानी कि विंग्स पे और बड़े समुद्री पौधों और परजीवी के रूप में भी मिलती हैं। यानी कि आप देखेंगे तो एक्टोकार्पस क्या है तो एक एल्गी, लेकिन एक पैरासाइट के रूप में एक्ट करता है फिशेस के ऊपर, या जो बड़े जीव या बड़े समुद्री पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पैरासाइट के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक एल्गी, यानी कि निम्न में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है अल्वा, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिफेलोल्यूरोस, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्टोकार्पस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सॉर्गैसम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिफेलोल्यूरोस। ठीक है, तो सिफेल्यूरोस जो है एक परजीवी यानी कि एक पैरासाइटिक एल्गी होता है, जो कि चाय के पौधों पर एक परजीवी होता है, यानी कि जो टी प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है सिफेल्यूरोस। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये चाय पर लाल कीट रोग यानी कि रेड रस्ट ऑफ टी जो होता है इसे उत्पन्न करता है, जिससे चाय उद्योगों को भारी हानि होती है। ठीक, पत्तियां गिर जाती हैं। पत्तियां गिरने का मतलब क्या, बेसिकली जो टी लीव्स होती हैं इन्हीं से चाय पत्ती बनती है ना, हरी हरी जो पत्तियां होती हैं उन्हें सुखाकर चाय पत्ती बनती है। तो जब पत्तियां ही ख़त्म हो जाएंगी तो फिर चाय किससे बनेंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है चाय बागान वालों को और ट्रेड के जो ट्रेड में एसोसिएटेड होते हैं उन सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद साइनोफाइसी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या साइनोफाइसी से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी कि लिंग इंद्रिय का न होना और गतिशील प्रजनक काय। ऑप्शन नंबर बी है देखिए, सिंपल प्रोटोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स, यानी कि प्राकल कण के साथ साथ साधारण जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी है, द लो स्टेट ऑफ द थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सट्रीमली सिंपल सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कायिक संगठन की निम्न अवस्था और बहुत ही सीधी कोशिका संरचना। ऑप्शन नंबर डी है, एब्सेंस और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई, यानी कि अच्छी तरह से संगठित केंद्रकों का न होना। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंपल प्रोटोप्लास्ट और जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, इनका जो संबंध है वो साइनोफाइसी से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ध्यान रख लीजिए कि मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी और जो नील ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इन सभी की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते। हाईली डेवलप्ड मतलब कि डबल बाउंड मेम्ब्रेनस आपको न्यूक्लियस नहीं नजर आएगा, और इसकी बजाय क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे स्कैटर्ड नजर आएंगे पूरे सेल के अंदर। ठीक है, और इनमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती, यानी जो भी साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं जिसको मिक्सोफाइसी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनमें कोई भी जो लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता। इसके साथ ही कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी नहीं देखी जाती, मोटाइल स्टेज होती है ये भी नहीं देखी जाती, और बेसिकली एक कोशिकीय यानी कि ये सिंगल सेलुलर होते हैं और इसके साथ ही तंतुमय होते हैं। ठीक,
इनकी कोशिकाओं का जो रंग होता है वो फाइकोसाइनिन नामक द्रव्य के कारण नीला हरा नजर आता है। यानी कि इनकी जो सेल होती है इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिन्हें फाइकोसाइनिन कहा जाता है। फाइको मतलब, फाइको कहीं पे भी टर्म है, मतलब एल्गी, और साइनिन मतलब सियान कलर का, ठीक है। तो सियानिन, फाइकोसाइनिन का मतलब सियाल कलर का एल्गी, और इसे ही क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसी कारण ये आपको कैसे नजर आएंगे, ब्लू ग्रीन, ठीक। और इसमें प्लास्टिड्स जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के साथ में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल डिविजन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेशन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टार्च, यानी कि कौन सा ऐसा एल्गी का डिवीजन है दिए गए चार ऑप्शंस में से जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और स्टार्च पाया जाता है एनर्जी स्टोरेज मटेरियल की तरह, ठीक है। और सेलुलोजिक सेल वॉल जो होती हैं, और दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड मराइन हैबिटेट्स। यानी कि पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है फैमिली का, नीचे दिए हुए हैं आपको, ठीक है, डिविजन्स। और इन डिविजन्स में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर स्टोरेज के रूप में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और स्टार्च पाया जाता है एज अ एनर्जी स्टोरेज सब मटीरियल, ठीक है। और सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं और मराइन हैबिटेट वाले, ठीक है। अब इसको हिंदी में देख लीजिए कि निम्न में से कौन से शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए और बी का आधिपत्य और स्टार्च ऊर्जा संचयन द्रव्य और सेलुलोजिक कोशिका भित्ति और ताज़े पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसके थ्रू, इस आंसर के थ्रू आप एक डिवीजन का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आपको मिल गया होगा, बेसिकली एक बेस पता चल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, देखिए आपसे फैमिली के आपसे डिवीजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है आपका। और ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है, ठीक है। आपके पीजीटी 2004 में, और आपका झारखंड जो डाइट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप एस्ट्रिक मार्क कर लें, ठीक है। बच्चों जहाँ पे भी हम आपको एस्ट्रिक मार्क लगाने को कहते हैं ना, इसका मतलब ये रहता है कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आंसर की। तो क्लोरोफाइसी जो होता है, या जिसे क्लोरोफाइटा कहा जाता है या फिर हरा शैवाल कहा जाता है, ये प्रायः यानी कि जनरली फ्रेश वाटर लिवर्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल ए और बी जो होता है, और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, क्लोरोफिल ए, देखिए क्लोरोफिल ए प्लस बी के साथ में कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी कोशाभित्ति जो होती है, कोशाभित्ति यानी कि सेल वॉल, उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, और भोजन यानी कि जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। और यही इसको बॉडी में वो स्टोर करता है। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए क्लोरोफाइसी के यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, which algae division is divided up into three main groups consisting of the golden brown algae, the yellow green algae and the diatoms। अब हिंदी में देख लीजिए, कौन सा शैवाल विभाजन तीन मुख्य समूहों में बांटा है, और जिनमें सुनहरा भूरा शैवाल, पीला हरा शैवाल और डायटम्स शामिल है। यानी कि कौन सा ऐसा डिवीजन है एल्गीज का जिनको फर्दर तीन और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी और डायटम्स आते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है क्राइसोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है फियोफाइटा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पायरोफाइटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्राइसोफाइटा। क्राइसो मतलब जो टर्म है हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है कि क्राइसो मतलब होता है जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये जो टर्म है वो एसोसिएट करता है, ठीक है। यानी कि माइनस में जो टेम्परेचर रहता है वहाँ पर भी कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन सारे एल्गी को आप क्या टर्म देंगे, क्राइसोफाइटा, ठीक है। अब देखिए क्राइसोफाइटा को बेसिकली तीन समूहों में बांटा गया है, यानी कि जो डिवीजन है क्राइसोफाइटा इसे बेसिकली तीन ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो यहाँ पे आपका ग्रुप है उसे कहते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक। दूसरा जो है उसे कहते हैं येलो ग्रीन एल्गी, और तीसरा है आपका डायटम्स, ठीक है। और ये सभी एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल सेलुलर होते हैं, और कई एक आधो केसेस में मल्टी सेलुलर भी देखा जाता है, और कई बार कोलोनियल भी देखा जाता है। वैसे बेसिकली सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है।
इनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एज ए एसेसरी पिगमेंट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज द बेस्ट सीन इन, यानी कि शैवाल में लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। तो किन में देखा जा सकता है प्रारंभ और लिंग का प्रारंभ और विकास? तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीला हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी देखिए ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी देखिए रेड एल्गी। और ऑप्शन नंबर डी देखिए ब्राउन एल्गी, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव इसे ही माना जाता है। और ओरिजिन और इवोल्यूशन के हिसाब से सेक्सेस का जो सबसे पहले प्रारंभ देखा गया था और डेवलपमेंट देखा गया था, ये सबसे पहले क्लोरोफाइटा में देखा गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके क्वेश्चन से। क्लोरोफाइटा मतलब कि ऐसी एल्गी जिनकी सेल के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सॉर्गेसो सी इज नेम्ड आफ्टर एन एल्गी सॉर्गेसम विच इज अ। आपको बताना है कि सार्गेसो सागर का नाम सार्गेसम शैवाल पर पड़ा है, जो कि एक क्या है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर बी है ब्राउन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी है आपका रेड एल्गी। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउन एल्गी, ठीक है। आप देखिए सॉर्गेसम भूरी शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी होती है और इसमें फ्यूकोजैंथिन नामक जो मुख्य रंग द्रव्य होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि मुख्य मेन जो पिगमेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो फ्यूकोजैंथिन होता है। और इनमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर पर्णहरिम सी, यानी कि क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरिम, ठीक। तथा संचित भोज्य पदार्थ के रूप में मैनिटॉल, लैमिनेरियस स्टार्च और फैट पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ मतलब कि स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में इनमें पहला जो है वो मैनिटॉल पाया जाता है, दूसरा जो है आपका उसमें पाया जाता है लैमिनेरियर स्टार्च, ठीक है। तीसरा जो है वो पाया जाता है फैट, यानी कि टोटल 3 जो है आपको स्टोर्ड फूड मटेरियल नज़र आते हैं, ठीक है। तो सॉर्गेसो सी है ये सबसे जो सार्गेसो सी है वो सर्गेसम समुद्र इसका नाम रखा गया है, क्यों, सॉर्गेसम शैवाल के नाम पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद सिंपल भी है, ठीक है। कई लोग को पता भी होगा। तो जिनको आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए बच्चे, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं ना तो दूसरे के लिए भी एक नॉलेज बूस्टर का काम करता है, ठीक है। देखिए इसको आप एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो सारे बच्चे जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, यानी कि फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डी बैरी। ऑप्शन नंबर बी है आपका देखिए यहाँ पर फ्रीटैग। ऑप्शन नंबर सी है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। और ऑप्शन नंबर डी है आपका हॉडकिन, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीटैग, ठीक। कई लोग को आंसर पता होगा, कई लोग को नहीं भी पता है। तो अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रीटैग को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एक कर करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इसे आप पेन और पेपर लेकर के लिखते जाइए। सबसे पहले फादर ऑफ फाइकोलॉजी के बारे में हमने बात किया, कौन है, फ्रीटैग। दूसरा देखिए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे जो फाइकोलॉजी होते हैं उसके फादर की बात करें तो फ्रीटैग। इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो है MOP आयंगर, ठीक है। अच्छा MOP आयंगर कौन है आपको बताना है कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। अभी हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। दूसरा देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को। अब देखिए फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कि जो एल्गी जो सॉरी आपकी जो फंगस होते हैं, फंगस को आप हिंदी में क्या कहते हैं, फंगस ही कहते होंगे शायद, ठीक है। तो फंगस जो होते हैं, फंगस शास्त्र का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है मिकैली को, मिकैली, ठीक।
अगला देखिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अकाइनिड्स आर फाउंड इन, यानी कि जो अकाइनिड्स है वो किन में पाए जाते हैं आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम, और ऑप्शन नंबर बी है एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फॉर्न्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लैडोफोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लैडोफोरा। अब देखिए, क्लैडोफोरा में अलिंगी जनन, यानी कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अकाइनिड्स के द्वारा होता है, और इस मेथड में जो सेल होती है, सेल की जो सेल वॉल होती है काफ़ी मोटी हो जाती है और गोल हो जाती है, ठीक, और एक काफ़ी हार्ड सा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे अकाइनिड कहा जाता है, ठीक है। अकाइनिड के अंदर एक टेंडेंसी है, जानते हैं क्या टेंडेंसी है? टेंडेंसी ये है कि ये अनफेवरेबल, जो एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन होती है जहाँ पे कि मॉइस्चर, पानी कुछ भी नहीं मिलता और लगातार धूप में रहना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में भी अकाइनिड जो है एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के किनारे इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत मोटी सी लेयर जो है अपने किनारे किनारे इकट्ठा कर लेती है, ठीक है, जो इनको एडवर्स कंडीशन में भी इनकी रक्षा करता है, और जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आती है ये एक नए थैलस के रूप में जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो यही अकाइनिड्स होते हैं, और इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लैडोफोरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, विच इज़ नॉट द मॉस स्पीशीज इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा मॉस स्पीशीज नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए फ्यूनारिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका बारबुला, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीट्राइकम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखिए कि सल्फेमॉस जो होता है, अब देखिए एक एक करके सारे जो एल्गीज हैं और उन्हें किस जो कॉमन नेम है इनसे जाना जाता है, ठीक है। एक एक एल्गी यहाँ पर और यहाँ पे क्या होते हैं, कॉमन नेम, ठीक, यहाँ पे एल्गी और यहाँ पे कॉमन नेम। सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया को क्या कहा जाता है, कॉड मॉस या फिर ग्रीन मॉस, ठीक। दूसरा है देखिए स्प्लैनम, तो स्प्लैनम को पीट, बॉग या फिर टफ मॉस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 देख लीजिए, नंबर 3 है पॉलीट्राइकम, जिसे हेयर कप मॉस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 देख लीजिए ग्रीमिया, जिसे ब्लैक मॉस के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 पे आपका आता है बारबुला, बारबुला को ट्रू मॉस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंड्रिया को ग्रेनाइट मॉस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पोगोनेटम को मेडन हेयर मॉस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतने सारे जो कॉमन नेम्स थे मॉसेस के, ठीक है, उसके बारे में अभी हमने बात करी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ व्हाट, इनकी क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बर्ड, यानी कि कलिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोनिडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका गेम्यूल द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जूस्पोर्स द्वारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूस्पोर्स के द्वारा, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में जो अलैंगिक जनन होता है ये मुख्यतः जल बीजाणु द्वारा होता है, जिनमें द्विकशाभिकीय जल बीजाणु देखा जाता है, ठीक है। तो मातृकोशिका के फटने, यानी कि जो मदर सेल होती है इसके फटने के बाद जो बाहर निकल कर आते हैं नए पौधे, उनका जन्म होता है, ठीक है। किससे होता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो जूस्पोर्स पाए जाते हैं उनसे, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो चल बीजाणु के द्वारा होता है और अचल बीजाणु के द्वारा भी होता है, यानी कि जो जूस्पोर्स जो मोटाइल है उनके द्वारा भी होता है, जूस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल है इसके द्वारा भी होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और कि पाल्मेला जो स्टेज होती है इनके द्वारा भी होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। पाल्मेला स्टेज मतलब कि ग्रुप में ऐसे पाए जाते हैं खूब ढेर सारे एल्गी के छोटे छोटे जूस्पोर्स, ठीक। और जैसे ये बाहर जो लेयर है वो फट जाती है तो सारे जूस्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसको भी आपको एस्टेम का कर लेना है, ठीक। ऑलरेडी आपकी टीजीटी एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपका क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एंड सी आर फॉर्म्ड इन व्हाट, यानी कि क्लोरोफिल ए और सी कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है।
तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ऑप्शन नंबर बी है आपका फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फियोफाइसी। ठीक है, तो शैवाल को निम्न तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा है आपका क्लोरोफाइसी के अंदर ए और बी क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिन्हें ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है क्या, फियोफाइसी। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी, और इसमें क्लोरोफिल ए और सी दोनों पाए जाते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रोडोफाइसी जिसे रेड एल्गी कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, ठीक है, इसमें ए और डी। अब देखिए, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं। ये सभी सिंगल सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और कॉनिलियल तथा फिलामेंटस भी होते हैं इनका स्ट्रक्चर। और फियोफाइसी के अंतर्गत भूरे शैवाल आते हैं, और भूरे शैवाल समुद्री यानी कि मैराइन होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये बेसिकली ज़्यादातर आप इनको देखेंगे तो बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन व्हाट, यानी कि हैप्लॉन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र है वो किन में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्यूकस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीसिफोनिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइरोगायरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो मुख्यतः फंगस और कुछ ग्रीन एल्गीज के अंदर देखा जाता है। तो ग्रीन शैवालों को स्पाइरोगायरा भी कहा जाता है, और हैप्लॉन्टिक प्रकार को जो जीवन चक्र है वो ग्रीन शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, स्पाइरोगायरा, जो कि क्या है, एक ग्रीन एल्गी। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गल क्लास, यानी कि शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरामिक एसिड उपस्थित होता है, उन्हें किस क्लास में, किस फैमिली में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला आपका साइनोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी है आपका फियोफाइसी, ऑप्शन नंबर सी है आपका रोडोफाइसी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ज़ैंथोफाइसी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका साइनोफाइसी, ठीक है। साइनोफाइसी जो शैवाल वर्ग है इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो उनमें म्यूरामिक एसिड और ग्लाइकोसामाइन अमीनो एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रोडोफाइसी है इसके अंदर इनकी कोशिका भित्ति में ग्लाइकोजन पाया जाता है, और इसके अंदर रेड कलर के जो प्लास्टेट्स हैं जिन्हें फाइकोएरिथ्रिन भी कहा जाता है। तो रेड कलर का जो इनमें रोडोफाइसी में रेड कलर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, रेड कलर का जो होता है क्लोरोप्लास्ट इनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट इनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। लास्ट देखिए, तो फियोफाइसी के अंदर जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है, फियोफाइसी के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स आर फाउंड इन, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें आपको कैप सेल्स जो होती है यानी कि टोपी कोशिका जो होती है वो किन में पाया जाता है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है बैट्रेकोस्पर्मम, ऑप्शन नंबर बी है आपका ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोनिमा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडोगोनियम। तो कैप सेल्स, ठीक है, ये किन में पाई जाती हैं, ओडोगोनियम के अंदर, जो कि एक एल्गी है, ठीक है। ओडोगोनियम तंतुवत अशाखी यानी कि अनब्रांच्ड एल्गी है, और इनमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसवर्स बैंड की तरह प्रेजेंट होती हैं, और ये सभी सेल्स विभाजन के फलस्वरूप यानी कि आफ्टर डिवीजन बनती हैं, और एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इनमें बनता है जिन्हें एपिकल कैप कहा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, इन्हें कैप सेल्स कहा जाता है। और इस तरह की जो कैप बनाने वाली जो कोशिका होती है इनको कैप सेल्स कहा, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंड टू फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि निम्न में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर बी है आपका एनाबेना, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोनिमा और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइटोनिमा। तो साइटोनिमा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, शेष विकल्प ये जो बचे हुए ऑप्शंस होते हैं ये तीनों, ठीक है, ये क्या है आपके सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया आपका, एनाबेना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ पैरिनेशन ऑफ एल्गी इज एग्जिबिटेड बाय। चारों ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अकाइनिट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका जूस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका एप्लानोस्पोर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊस्पोर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अकाइनिट्स। ठीक, तो शैवालों में बहुवार्षिकता यानी कि पैरिनेशन का सबसे उपयुक्त तो जो विधि होती है वो अकाइनेट्स द्वारा प्रदर्शित करी जाती है। ठीक, ये शैवालों में अलिंगी जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए का एक प्रकार होता है और इस विधि में जो सेल वॉल होती है इसकी वो काफ़ी मोटी हो जाती है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ इस वीडियो के आगे वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको अभी स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आज की सीरीज़ जो होती है यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। कोई डाउट होता है क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप दोबारा से स्टडी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हम पूरी उम्मीद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो उसमें हम उस टॉपिक को कवर करें। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो 2-3 वीडियोज़ के बाद हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आपने हमसे कमेंट बॉक्स में बोला था। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को एंड तक हमारे, और ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जेएससी के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।